साथियों, आप सभी को नमस्कार। 17वीं बीपीएससी के लिए डेडिकेटेड हमारी संकल्प बैच में आप सभी का स्वागत है। संकल्प बैच में हम लोग प्रीलिम्स और मेंस दोनों की ही प्रिपरेशन कर रहे हैं। मेंस में जीएस पेपर 2 के पॉलिटी सेक्शन को कवर कर रहे हैं और प्रीलिम्स में ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। 17 नवंबर की आपकी डेट अनाउंस हो गई है प्रीलिम्स की, तो 17 नवंबर तक हम लोग कैसे प्रीलिम्स का सिलेबस कवर करेंगे उसकी पूरी स्ट्रैटेजिक प्लान आपको मिल जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल पर, उसको आप देख सकते हैं। बाकी मेंस की क्लासेज अब अल्टरनेटिव आपकी सितंबर के लास्ट तक अभी चलती रहेंगी, क्योंकि अल्टीमेट जो सिलेक्शन हमारा होना है वो मेंस के ही दम पर होगा, तो इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये सितंबर के लास्ट तक अल्टरनेट क्लासेज होंगी, उसके बाद इसको बंद करके हम लोग पूरी तरीके से प्रीलिम्स पर फोकस हो जाएंगे। अभी हम लोग प्रीलिम्स और मेंस की क्लासेज साथ में पढ़ेंगे सितंबर के लास्ट तक। बाकी 17 नवंबर तक हम लोग कैसे प्रीलिम्स को कवर करने वाले हैं उसका एक पूरा स्ट्रेटजिक प्लान आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। जो बच्चे इस बैच से जुड़ना चाहते हैं वो दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज करके इसके बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। इस बैच की फ़ीस केवल 499 रुपये है। अभी जो बच्चे इस बैच से जुड़ते हैं तो प्रीलिम्स के बाद मेंस की जो क्लासेज आगे होने वाली होंगी उनके लिए जो है क्लासेज इसी फीस में एनरोल हो जाएंगी। तो चलिए बिना देर किए हुए अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं। टॉपिक आज का है मूल अधिकार मूल कर्तव्य के बीच संतुलन या पूरकता। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों तथा मूल कर्तव्यों की उपस्थिति एक संतुलनकारी समन्वय है, टिप्पणी कीजिए, या मूल अधिकार मूल कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं, स्पष्ट कीजिए। तो ऐसी स्थिति में आप इस तरीके के प्रश्नों को कैसे लिखेंगे इस टॉपिक को पढ़ने के बाद स्पष्ट हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो हम उस टॉपिक के हर डायमेंशन को कवर करते हैं, ताकि अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो वैसी स्थिति में भी हम प्रश्नों को अच्छे से लिख ले जाएं, शानदार तरीके से उत्तर दे पाएँ। तो हम इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ेंगे, ये तो केवल एक ट्रेलर है कि हम इस टॉपिक में ये पढ़ेंगे, लेकिन उसके अंदर हम लोग इसके सब टॉपिकों को भी पढ़ेंगे, हर डायमेंशन को कवर करेंगे। यानी मूल अधिकार मूल कर्तव्यों से अगर प्रश्न आता है तो हमारे प्रश्न के उत्तर की क्या भूमिका होगी, पहले ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। मूल अधिकारों से क्या तात्पर्य है, संविधान में प्रदत्त मूल अधिकार कौन कौन से हैं, मूल अधिकारों की विशेषताएं, मूल अधिकारों का महत्व, और फिर मूल अधिकारों का आलोचनात्मक परीक्षण। यानी अगर शॉर्ट में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मूल अधिकारों का आलोचनात्मक परीक्षण करें तो आप आसानी से यहाँ से लिख पाएंगे। पहले आप मूल अधिकारों का महत्व बताएंगे, फिर उसके कुछ आलोचनात्मक बिंदु देंगे और लास्ट में एक निष्कर्ष दे देंगे। निष्कर्ष भी हम आपको यहाँ पर सबसे लास्ट में इस पूरे टॉपिक का बताएंगे। तो मूल अधिकारों से तात्पर्य संविधान में प्रदत्त मूल अधिकार, उनकी विशेषताएं, महत्व और फिर आलोचनात्मक बिंदु। उसी तरीके से मूल कर्तव्य के बारे में भी पढ़ेंगे। मूल कर्तव्य से क्या तात्पर्य है, मूल कर्तव्य संविधान में देखेंगे कौन कौन से हैं, मूल कर्तव्यों की क्या विशेषताएं हैं, मूल कर्तव्यों का महत्व क्या है, फिर मूल कर्तव्य के हम आलोचनात्मक बिंदु को देखेंगे। क्योंकि प्रश्न आपसे शॉर्ट और लॉन्ग दोनों प्रकार से पूछे जाते हैं, तो अब जाहिर सी बात है कि हमको टॉपिक के अब सब टॉपिक को भी पढ़ना होगा। प्रश्न किसी भी तरीके से आए आप उसका शानदार उत्तर दे पाएँ, इस चीज़ का जो है पूरा ध्यान यहाँ पर रखा जाता है। तो हम लोग सभी डायमेंशन को कवर करेंगे, फिर हम लोग लास्ट में देखेंगे मूल अधिकारों और मूल कर्तव्यों के बारे में स्पष्ट रूप से पूरा पढ़ने के बाद उनके महत्व, उनकी विशेषताएं और उनके आलोचनात्मक बिंदुओं को पढ़ने के बाद फिर हम जस्टिफाई करेंगे कि कैसे मूल अधिकार और मूल कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं, कैसे उनमें संतुलन है, फिर लास्ट में इस पूरे टॉपिक का निष्कर्ष। राइट, तो चलिए हम लोग अब एक एक डायमेंशन पर अब चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक की भूमिका को देख लेते हैं। किसी भी लोकतांत्रिक देश की संवैधानिक व्यवस्था में नागरिकों और व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास के लिए कुछ मूलभूत अधिकारों की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। ये अधिकार अमेरिकी संविधान से प्रभावित है। तो मूल अधिकारों के संबंध में हमारी भूमिका क्या होगी कि एक लोकतांत्रिक देश में नागरिकों के लिए कुछ मूलभूत अधिकारों की व्यवस्था की जाती है उनके सर्वांगीण विकास के लिए। उसी तरीके से भारतीय संविधान में आप जानते हैं हमारा देश भी एक लोकतांत्रिक देश है, तो ऐसे में भारतीय संविधान में भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक कुछ मूल अधिकारों का विवरण दिया गया है। और हमारे संविधान में जो मूल अधिकार हैं ये अमेरिकी संविधान से प्रभावित हैं। अब हम मूल कर्तव्यों से संबंधित भूमिका को देख लेते हैं कि मूल कर्तव्य से प्रश्न आएगा तो हम क्या भूमिका लिखेंगे। यद्यपि प्रारंभ में संविधान में नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य की व्यवस्था नहीं थी। हम जानते हैं कि मूल कर्तव्यों की जो सूची है वो संविधान में नहीं थी, ये बाद में जोड़ी गई 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। तो हमें यही लिखना है, प्रारंभ में संविधान में नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों की व्यवस्था नहीं की गई थी, परंतु समय के साथ असामाजिक तत्वों व देश विरोधी प्रवृत्तियों की गतिविधियों में वृद्धि हुई। इन गतिविधियों को रोकने हेतु तत्कालीन सरकार ने स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया था और इस समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से संविधान में एक नया भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का जोड़ा, जिसमें नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों की सूची जोड़ी गई थी। हालांकि बाद में जानते हैं कि प्रारंभ में ये 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत।
एक नए भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का को जोड़कर। लेकिन आप जानते हैं कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत एक नया मूल कर्तव्य भी बाद में जोड़ा गया था। इस तरह वर्तमान में संविधान में कुल 11 मूल कर्तव्यों की सूची है। मूल कर्तव्यों की यह सूची रशिया के संविधान से प्रभावित है। तो इस तरीके से हमने मूल अधिकार और मूल कर्तव्यों की क्या भूमिका होनी चाहिए हमारे प्रश्न की, वो हमने यहाँ पर आपको बता दी। अब हम एक एक करके मूल अधिकारों के जो टॉपिक हैं उन पर चर्चा करेंगे कि मूल अधिकार से क्या तात्पर्य है, संविधान में प्रदत्त मूल अधिकार, उनकी विशेषताएं, महत्व और उसके आलोचनात्मक बिंदु। मूल अधिकारों से क्या तात्पर्य है, तो मूल अधिकारों से तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है। ये अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ राज्यों के कठोर नियमों के विरुद्ध नागरिकों की स्वतंत्रता सुरक्षित करते हैं। यानी मूल अधिकार आप जानते हैं, एक तो ये राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्श की उन्नति से इनका संबंध है। दूसरा, जो राज्य होता है, राज्य जो कठोर नियम कानून बनाते हैं उनके विरुद्ध भी नागरिकों को क्या प्रदान करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। यानी सरकार कोई ऐसे नियम कानून नहीं बना सकती है जो किसी नागरिक के, किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन कर रही हो, क्योंकि ये न्यायोचित होते हैं। अगर सरकार मूल अधिकारों के विरुद्ध कोई कानून लाती है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, डायरेक्ट उच्च न्यायालय जा सकते हैं, क्योंकि उच्चतम न्यायालय हमारे अधिकारों की क्या लेता है, गारंटी लेता है। तो ऐसे में जो अधिकार होते हैं वो राज्यों के कठोर नियमों के विरुद्ध नागरिकों की स्वतंत्रता की सुरक्षा करते हैं। यानी सरकार को तानाशाह बनने से ये अधिकार रोकते हैं। संक्षेप में इनके प्रावधानों का उद्देश्य कानून की सरकार बनाना है, न कि व्यक्तियों की। ये किसी व्यक्ति के चहुमुखी विकास, जैसे उनके आध्यात्मिक, उनके नैतिक, उनके बौद्धिक व भौतिक विकास के लिए आवश्यक है। तो हमने यहाँ पर जान लिया मूल अधिकारों से क्या मतलब है। अब हम संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों के बारे में देख लेते हैं। मूल अधिकार देखें तो संविधान में मूल रूप से 7 प्रदान किए गए थे, किंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत फंडामेंटल राइट्स में शामिल संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। आप भी जानते हैं कि मूल रूप से संविधान में 7 मूल अधिकार थे और 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकारों की सूची में था, इसको हटाकर इसे भाग 12 में अनुच्छेद 300 का के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था। ये आपके प्रीलिम्स एग्जाम में भी तथ्य पूछा जाता है, तो इसे आप याद रखना। इस तरह वर्तमान में केवल 6 मूल अधिकार दिए गए हैं। जैसे पहला मूल अधिकार है समता का मूल अधिकार, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। फिर तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24 में। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक इसकी व्यवस्था की गई है। 5वां मूल अधिकार है संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 व 30 में इसके प्रावधान है। वहीं जो 6वां मूल अधिकार है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, अनुच्छेद 32 में इसकी व्यवस्था की गई है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, ये जो मूल अधिकार हैं, ये किसी भी किताब से आप इनके अंदर के जो आर्टिकल हैं, जैसे हमने यहाँ पर बता दिया कि समता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 14 से 18 तक है, तो एक एक आर्टिकल को आप लोग जरूर पढ़िए, नहीं तो हम प्रीलिम्स की जब क्लास होगी तो इनके अंदर के आर्टिकल और उनमें क्या बात कही गई है उसको हम स्पष्ट करेंगे। अब हम मूल अधिकारों की विशेषताओं को पढ़ लेते हैं। मूल अधिकारों की विशेषताओं में पहली विशेषता है कि ये असीमित नहीं है लेकिन वाद्य योग्य हैं। राज्य उन पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है, हालांकि ये कारण उचित है या नहीं इसका निर्णय न्यायालय के द्वारा किया जाता है। मूल अधिकार असीमित नहीं है का क्या मतलब है कि ये सीमित हैं। सीमित है का क्या मतलब है, जब आप न्यूज़ की सुर्खियों में देखते होंगे कि सरकार के द्वारा किसी क्षेत्र में इंटरनेट को शटडाउन कर दिया गया, इसका क्या मतलब हुआ कि आपका जो सूचना का अधिकार है वो सीमित कर दिया गया। क्यों सीमित कर दिया जाता है, जब ऐसे क्षेत्र में अशांति फैली हुई होती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए, देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा जब प्रभावित होती है तो उसके संरक्षण के लिए राज्य को ये ताकत मिली हुई है कि आपके जो अधिकार हैं उन पर प्रतिबंध लगाया जाए, उनको सीमित किया जाए। हालांकि राज्य के द्वारा जब प्रतिबंध लगाया जाता है मूल अधिकारों पर, उनको सीमित किया जाता है, तो आप न्यायालय जा सकते हैं। न्यायालय उन कारणों की पड़ताल करेगा जिन कारणों की वजह से सरकार के द्वारा आपके अधिकारों को सीमित किया गया, उन पर प्रतिबंधित किया गया है। अगर न्यायालय को यह लगता है, न्यायालय में यह साबित हो जाता है कि सरकार के द्वारा जो मूल अधिकारों को सीमित या प्रतिबंधित किया गया है वो उचित नहीं है, तो आपके अधिकारों को फिर से बहाल कर दिया जाता है और सरकार के द्वारा बनाए गए कानून नियमों को अमान्य घोषित कर दिया जाता है। तो मूल अधिकार असीमित नहीं है क्योंकि राज्य उन पर प्रतिबंध लगा सकती है ऐसी स्थिति में जब देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा प्रभावित हो रही हो। लेकिन ये वाद्य योग्य है। क्यों? क्योंकि राज्य के द्वारा जो मूल अधिकार सीमित किए जाते हैं, प्रतिबंध लगाया जाता है, वे कारण उचित है या नहीं है इसका निर्णय न्यायालय के द्वारा किया जाता है। आप न्यायालय जा सकते हैं जब सरकार आपके मूल अधिकार को सीमित, कम करती है या उन पर प्रतिबंध लगाती है। कुछ मूल अधिकार केवल नागरिकों को ही उपलब्ध हैं, जैसे अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद
30 में दिए गए अधिकार। यानी ये जो अधिकार हैं अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 ये मूल अधिकार केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध है, किसी विदेशी के लिए उपलब्ध नहीं है। हालांकि इसके अलावा जो अन्य फंडामेंटल राइट्स हैं वो नागरिकों के साथ साथ व्यक्तियों को भी दिए गए हैं। यहाँ नागरिकों से क्या मतलब है? ऐसे भारत के लोग जिनको भारत सरकार के द्वारा नागरिकता मिली हुई है। व्यक्तियों का मतलब क्या हो जाता है? नागरिक तो इसमें आ ही जाते हैं, उसके साथ साथ जो विदेशी व्यक्ति होते हैं जो भारत में रह रहे होते हैं, तो उन व्यक्तियों को भी 15, 16, 19, 29, 30 के अलावा जो अन्य फंडामेंटल राइट्स हैं वो उपलब्ध हैं। अगली विशेषता है कि कुछ मामलों को छोड़कर इनमें से ज़्यादातर अधिकार राज्यों के मनमाने रवैये के खिलाफ है। अभी हमने आपको मूल अधिकारों की भूमिका में बताया था कि मूल अधिकार राज्यों के मनमाने रवैये के खिलाफ होते हैं, आपको स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं। यानी सरकार कोई ऐसे कानून नहीं बना सकती है जो आपके अधिकारों का हनन कर रही हो। अगर आपके अधिकारों का हनन होता है तो आप न्यायालय जा सकते हैं। तो राज्य की जो असीमित शक्ति है उसको भी कहीं ना कहीं जो मूल अधिकार होते हैं वो सीमित करते हैं और आपकी सुरक्षा की ये गारंटी लेते हैं। तो मूल अधिकार कैसे हैं? ज़्यादातर राज्य के मनमाने रवैये के खिलाफ हैं। अगला है ये न्यायोचित हैं। क्यों न्यायोचित हैं? क्योंकि ये व्यक्तियों को न्यायालय जाने की अनुमति देते हैं। जब भी इनका उल्लंघन होता है तो उन्हें उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी व सुरक्षा प्रदान की गई है। अगली विशेषता है ये स्थायी नहीं है। संसद इनमें कटौती या कमी कर सकती है, लेकिन संशोधन अधिनियम जो विशेष बहुमत के द्वारा होता है उसी के तहत संसद आपके अधिकारों को सीमित या उनमें कटौती कर सकती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और आपको जोड़ना होगा कि ये जो संशोधन अधिनियम के तहत आपके अधिकारों की कटौती की जाएगी, इसके द्वारा मूल ढांचा जो है संविधान का प्रभावित नहीं होना चाहिए। केशवानंद भारतीय बनामवाद में मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया था। हालांकि मूल अधिकार स्थायी नहीं है। क्यों स्थायी नहीं है? क्योंकि संसद इनमें कटौती कर सकती है। जैसे फंडामेंटल राइट्स जो संपत्ति का अधिकार था वो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मूल अधिकारों की सूची से हटाकर उसको एक विधिक अधिकार बना दिया गया। लेकिन जब उसको विधिक अधिकार बनाया गया तो उसको लेकर न्यायालय में काफ़ी वाद विवाद रहा और बाद में अंतिम रूप से ये निर्णय दिया गया कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है, मूल अधिकार भी उसमें शामिल है, लेकिन संविधान का मूल ढांचा प्रभावित न हो। और संपत्ति का अधिकार जब उसको विधिक अधिकार बनाया गया तो न्यायालय ने ये माना कि ये जो संविधान संशोधन अधिनियम है जिसमें संपत्ति के अधिकार को एक विधिक अधिकार बनाया गया है मूल अधिकारों की सूची से हटाकर, इससे संविधान का मूल ढांचा प्रभावित नहीं होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ये स्थायी नहीं है। संसद इनमें कटौती कर सकती है लेकिन केवल विशेष बहुमत के तहत, ना कि साधारण बहुमत के द्वारा, किंतु यह संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित किए बिना होना चाहिए। राष्ट्रीय आपातकाल की सक्रियता के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर इनको निलंबित किया जा सकता है। अगली विशेषता है कि कुछ मूल अधिकार नकारात्मक विशेषताओं वाले होते हैं, जैसे राज्य प्राधिकार को सीमित करने से संबंधित। वहीं कुछ मूल अधिकार सकारात्मक होते हैं, जैसे व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधाओं का प्रावधान। तो इस तरीके से हमने मूल अधिकारों की विशेषताओं के संबंध में देखा। अब हम लोग मूल अधिकारों का महत्व देख लेते हैं कि मूल अधिकारों का महत्व क्या है। अब आप स्वयं एज्यूम कीजिए कि मूल अधिकारों को हमने देख लिया, उनकी विशेषताओं को देख लिया, तो अब इनकी महत्व क्या हो सकते हैं? तो आप कहेंगे सर इसका क्या महत्व है? पहला महत्व तो आप हमको बता सकते हैं कि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को ये स्थापित करते हैं। अगला महत्व आप बताएंगे कि ये वैयक्तिक स्वतंत्रता के रक्षक हैं, क्योंकि राज्य जो है ऐसे कानून नहीं बना सकती है जो आपके अधिकारों, आपकी स्वतंत्रता को सीमित करती हो। तो ये आपकी स्वतंत्रता के रक्षक हैं। अगला महत्व क्या हो सकता है? देश में विधि के शासन की व्यवस्था करना। विधि के शासन की व्यवस्था करने से क्या मतलब है कि राज्य विधि के अनुसार चलेगी, ना कि अपने व्यक्तिगत आधार पर। जो विधि बना दी गई है, जो संविधान बना दिया गया है, उसी संविधान की व्यवस्था के अनुसार शासन करेगी, ना कि अपने व्यक्तिगत स्तर पर। यानी मान लीजिए राज्य सरकार का कोई धर्म है और वो सोचती है कि जो हमारा धर्म है वही राज्य के हर व्यक्ति के लिए लागू हो जाए, तो वैसा नहीं हो सकता है, क्योंकि अधिकारों में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है। तो ऐसे में देश में विधि के शासन की व्यवस्था करना भी मूल अधिकार का महत्व हो जाता है। अगला महत्व क्या हो जाता है? सामाजिक समानता एवं सामाजिक न्याय की आधारशिला रखना। आप जानते हैं कि अनुच्छेद 14, 15 और 16 इन सब में सामाजिक समानता की बात की गई है। यानी किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। तो मूल अधिकार सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय की आधारशिला भी रखते हैं। ये राज्य की धर्मनिरपेक्ष छवि को बल प्रदान करते हैं, क्योंकि सभी व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है। राज्य कैसा है? धर्मनिरपेक्ष है। तो ऐसे में राज्य की जो धर्मनिरपेक्ष छवि है उसको बल प्रदान करता है सभी व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देकर। अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद
30 में शिक्षा और संस्कृति के संरक्षण की बात की जाती है अल्पसंख्यकों के संबंध में। तो ये अल्पसंख्यकों एवं समाज के कमज़ोर वर्गों की हितों की रक्षा करते हैं। अगला महत्व हो सकता है कि ये सभी को आगे बढ़ने और उनके विकास के लिए समान अवसर प्रदान करते हैं। तो इस तरीके से हमने मूल अधिकारों के महत्व को भी पढ़ लिया है कि ये देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करते हैं, व्यक्तियों की स्वतंत्रता के ये रक्षक हैं, देश में विधि के शासन की व्यवस्था करते हैं, सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय की आधारशिला रखते हैं, राज्य की धर्मनिरपेक्ष छवि को बल प्रदान करते हैं, अल्पसंख्यकों एवं समाज के कमजोर वर्गों की हितों की रक्षा करते हैं। कुल मिलाकर जो मूल अधिकार होते हैं वे सभी को आगे बढ़ने और उनके विकास के लिए समान अवसर प्रदान करते हैं। जैसे कि हमने बताया था कि मूल अधिकार जो होते हैं वो व्यक्तियों के चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक हैं। अब हम मूल अधिकारों के आलोचनात्मक बिंदु भी देख लेते हैं। जहां मूल अधिकारों के महत्व हैं तो दूसरी ओर आलोचक मूल अधिकारों की आलोचना भी करते हैं। तब उनके कौन से बिंदु हो सकते हैं? इसमें सबसे पहला है व्यापक सीमाएं। मूल अधिकार असंख्य अपवादों, प्रतिबंधों एवं व्याख्याओं के विषय हैं। आलोचकों को कहना है कि एक तरफ तो संविधान मूल अधिकार प्रदान करता है, वहीं दूसरी तरफ उन्हें छीन लेता है। जसपत राय इस संबंध में कहते भी हैं, जसपत राय एक संविधान विशेषज्ञ हैं और इस संबंध में कहते हैं कि मूल अधिकारों के भाग को इस तरह कहा जाना चाहिए कि मूल अधिकारों की सीमाएं या मूल अधिकार या उसमें निहित सीमाएं। तो मूल अधिकारों की सीमाएं व्यापक हैं। आप जानते हैं कि संसद इनमें युक्त प्रतिबंध लगा सकती है। आलोचकों का कहना है कि जहां एक तरफ संविधान मूल अधिकार प्रदान करता है तो दूसरी तरफ उन्हें छीन भी लेता है। तो जसपत राय इस संबंध में कहते भी हैं कि मूल अधिकारों के भाग को क्या कहा जाना चाहिए? मूल अधिकारों की सीमाएं या मूल अधिकार एवं उसमें निहित सीमाएं। कोई सामाजिक व आर्थिक अधिकार नहीं है। आलोचकों का यह भी कहना है कि मूल अधिकारों की जो सूची है वो व्यापक नहीं है। इसमें मुख्यतः राजनीतिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की व्यवस्था मूल अधिकारों में नहीं की गई है, इसका अभाव है। स्पष्टता का अभाव भी मूल अधिकारों की एक आलोचनात्मक पॉइंट हो जाता है, क्योंकि मूल अधिकारों की जो व्याख्याएं हैं वो अस्पष्ट हैं, अनिश्चित और धुंधली हैं। जैसे लोक व्यवस्था का क्या मतलब होगा, अल्पसंख्यकों को डिफाइन नहीं किया गया है, उचित प्रतिबंध को स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है। ऐसे कई शब्द हैं मूल अधिकारों में जिनकी व्याख्याएं अस्पष्ट हैं, अनिश्चित हैं और धुंधली हैं, जिनको आम नागरिक समझ नहीं पाता है। आलोचना का जो अगला बिंदु है वो है स्थायित्व का अभाव, क्योंकि संसद इनमें कटौती और कमी कर सकती है। उदाहरण के लिए 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। आपातकाल के दौरान उनको स्थगित कर दिया जाता है। अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर आपातकाल के दौरान जो है सभी अधिकारों को निलंबित कर दिया जाता है। महंगा उपचार है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो भारत में न्यायिक व्यवस्था है वो कितनी महंगी और जटिल है। ऐसे में जब किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन राज्य के द्वारा किया जाता है तो मूल अधिकारों के क्रियान्वयन में आम नागरिक को महंगी न्यायिक प्रक्रिया का सामना करना पड़ता है। एक जटिल न्यायिक प्रक्रिया है, तो न्यायालय की व्यवस्था तो की गई है, लेकिन न्यायालय की व्यवस्था इतनी महंगी और इतनी जटिल है कि आम आदमी तक वहाँ की पहुँच बहुत ही दुर्लभ हो जाती है। तो महंगा उपचार भी मूल अधिकारों की आलोचना का एक महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है। निवारक निरोध। आलोचकों का मत है कि मूल अधिकारों में निवारक निरोध का उपबंध जो अनुच्छेद 22 में दिया गया है, ये मूल अधिकारों की मुख्य भावना से इसे दूर करता है। यह राज्य को मनमानी शक्ति प्रदत्त करता है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नकारती है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में निवारक निरोध को भारत की तरह संविधान का आंतरिक भाग नहीं बनाया गया है। तो हमने मूल अधिकारों के आलोचनात्मक बिंदु को भी देखा। इसकी व्यापक सीमाएं हैं। कोई सामाजिक आर्थिक अधिकार नहीं है, स्पष्टता का अभाव है, स्थायित्व का अभाव है, आपातकाल के दौरान स्थगित किया जाता है अधिकारों को, महंगा न्यायिक उपचार है, निवारक निरोध, ये सभी मूल अधिकारों के आलोचनात्मक बिंदु हैं। तो मूल अधिकारों को हमने देख लिया। मूल अधिकारों से क्या तात्पर्य है, संविधान में प्रदत्त मूल अधिकार देखे, इनकी विशेषताओं को देखा, महत्व देखा, फिर कुछ आलोचनात्मक बिंदु देखे। अब हम लोग मूल कर्तव्य के बारे में पढ़ेंगे। मूल कर्तव्य का क्या तात्पर्य है? मूल कर्तव्य राज्य और नागरिक के मध्य एक सामाजिक अनुबंध है जो देश के संविधान द्वारा वैधता प्राप्त करते हैं। अधिकारों के सापेक्ष ये भी महत्वपूर्ण है कि सभी नागरिक समाज और राज्य के प्रति अपने दायित्वों के निर्वहन के संदर्भ में ईमानदार रहें। कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र में भी राज्यों के प्रति नागरिकों के कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। अब भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों की सूची देख लेते हैं। हमने जैसे कि भूमिका में भी बताया था कि संविधान में प्रारंभ में मूल कर्तव्यों की व्यवस्था नहीं थी। इन्हें बाद में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से संविधान में एक नया भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत जोड़ा गया था। वर्तमान में भारतीय नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों की सूची देख लीजिए। वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। 11वां मूल कर्तव्य बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया था। बाकी 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 10 मूल अधिकार जोड़े गए थे, जिसमें पहला अधिकार क्या है, माफ़ कीजिए, पहला मूल कर्तव्य क्या है, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें।
आपको मूल कर्तव्य याद होने चाहिए प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और मेंस के लिए तो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। जब आप मूल कर्तव्य की सूची देख लेंगे तो इनकी विशेषताएं, इनके महत्व और उनके आलोचनात्मक बिंदु के बारे में आप अच्छे से सोच पाएंगे। तो पहला मूल कर्तव्य क्या है? संविधान का पालन करें और उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा कर्तव्य है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा मूल कर्तव्य है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। चौथा कर्तव्य है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा कर्तव्य है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। छठवां कर्तव्य है हमारी सांस्कृतिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। सातवां कर्तव्य दिया गया है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, उनकी रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। आठवां कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। नवा कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10वां कर्तव्य है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। 11वां कर्तव्य है 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। और ये जो मूल कर्तव्य 11वां मूल कर्तव्य है, ये 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। तो ये 11 मूल कर्तव्यों की सूची है जो वर्तमान में हम देखते हैं। अब इन मूल कर्तव्यों की विशेषताएं देख लेते हैं। मूल कर्तव्यों की पहली क्या विशेषता है? मूल कर्तव्यों के तहत नैतिक और नागरिक दोनों ही प्रकार के कर्तव्यों को शामिल किया गया है। जैसे स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान एक नैतिक दायित्व है, जबकि राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करना नागरिक का कर्तव्य है। तो दोनों ही तरीकों के कर्तव्य मूल कर्तव्यों की सूची में शामिल हैं। एक तो नैतिक दायित्व क्या होना चाहिए? नैतिक दायित्व में उदाहरण देंगे स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान करना। और वहीं जो नागरिक का क्या दायित्व होना चाहिए, क्या कर्तव्य है कि राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का वो आदर करें। दूसरी विशेषता क्या हो जाती है? ये मूलतः भारतीय जीवन पद्धति के आंतरिक कर्तव्यों का वर्गीकरण है, जो भारतीय परंपराओं, धर्म व पद्धतियों से संबंधित है। यानी भारत के जो महान दार्शनिक, विचारक और पौराणिक कथाओं में धर्म में जो चीज़ हम देखते थे कि जो हमारे सम्मानित जो व्यक्ति हैं, जो महान व्यक्तित्व वाले होते हैं, उनके आदर्शों का हमको सम्मान करना चाहिए, उनके विचारों का आदर करना चाहिए, देश की एकता, अखंडता को अक्षुण्ण रखना चाहिए। जो हमारी सांस्कृतिक संस्कृति, गौरवशाली जो परंपरा होती है, उसके महत्व को समझकर उसका परिरक्षण करना चाहिए, प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए। तो ये सभी जो परंपराएं हैं वो हमको हमारे मूल दर्शन से ही मिली हुई हैं। तो ऐसे में जो मूल कर्तव्य हैं, ये मूलतः भारतीय जीवन पद्धति के आंतरिक कर्तव्यों का ही वर्गीकरण है, जो हमको अपनी परंपराओं, धर्म और पद्धतियों से मिला हुआ है। अगली क्या विशेषता हो जाती है मूल कर्तव्य की? कि गौरतलब है कि कुछ मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त हैं, लेकिन मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए हैं, विदेशियों के लिए नहीं। हमने अधिकारों की सूची में देखा था कि 15, 16, 19, 29, 30 में जो प्रदत्त मूल अधिकार हैं केवल वही नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं। बाकी के जो अनफंडामेंटल राइट्स हैं वो नागरिकों के साथ साथ व्यक्तियों के लिए भी उपलब्ध थे। लेकिन जो मूल कर्तव्य हैं, जो मूल कर्तव्यों की जो सूची में दिए गए कर्तव्य हैं, वो केवल नागरिकों के लिए हैं, व्यक्तियों के लिए नहीं, यानी विदेशियों के लिए नहीं हैं। मूल कर्तव्यों की अगली विशेषता में आप लिख सकते हैं कि मौलिक कर्तव्य नीति निर्देशक तत्वों की भांति गैर न्यायोचित हैं या गैर परिवर्तनीय हैं, अर्थात संविधान में सीधे न्यायालय के द्वारा उनके क्रियान्वयन की व्यवस्था नहीं है। जैसे अगर राज्य आपके मूल अधिकारों का हनन करती है तो आप उनके क्रियान्वयन के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं, लेकिन मूल कर्तव्यों के संदर्भ में ऐसा नहीं है। जैसे नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में है कि आप उनके क्रियान्वयन के लिए न्यायालय नहीं जा सकते हैं, वैसे ही मूल कर्तव्यों में भी यही बात शामिल है कि ये गैर न्यायोचित हैं, गैर परिवर्तनीय हैं, यानी संविधान में सीधे न्यायालय के द्वारा उनके क्रियान्वयन की व्यवस्था नहीं है, यद्यपि संसद उपयुक्त विधान द्वारा उनके क्रियान्वयन के लिए स्वतंत्र है। तो हमने मूल कर्तव्यों की विशेषताएं देख ली है। अब हम मूल कर्तव्यों के महत्व को देख लेते हैं। महत्व में आप क्या लिख सकते हैं? जैसे पहला, ये राष्ट्र विरोधी एवं सामाजिक असामाजिक गतिविधियों जैसे राष्ट्रध्वज का अपमान करना, किसी राष्ट्रध्वज को अगर जलाते हैं व सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करते हैं तो उसके खिलाफ एक चेतावनी के रूप में ये कर्तव्य काम करते हैं। और जब हमने आपको बताया था कि प्रारंभ में मूल कर्तव्य नहीं थे और उनके जोड़े जाने का उद्देश्य क्या था कि देश विरोधी गतिविधियाँ और जो असामाजिक गतिविधियाँ बढ़ती जा रही थी उनको नियंत्रित करने के लिए ही मूल कर्तव्यों की सूची को
42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर जोड़ा गया था। तो इसका यही पहला महत्व हो जाता है कि ये राष्ट्र विरोधी एवं असामाजिक गतिविधियों जैसे राष्ट्रध्वज का अपमान करना, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने के खिलाफ एक चेतावनी के रूप में कार्य करते हैं। मूल कर्तव्यों का अगला महत्व है कि नागरिकों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और उनमें अनुशासन और प्रतिबद्धता को बढ़ाते हैं। यानी अधिकार तो हैं, अधिकारों के साथ साथ कुछ हमारे जिम्मेदारी भी है, और वे जिम्मेदारी क्या करती हैं, हमें अनुशासन और हमारी प्रतिबद्धता को हमारे राष्ट्र के प्रति बढ़ाने का काम करती हैं। तो मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और उनमें अनुशासन और देश और राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता को ये बढ़ाते हैं। मूल कर्तव्य इस सोच को भी उत्पन्न करते हैं कि नागरिक केवल मूक दर्शक नहीं है बल्कि राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति में एक सक्रिय भागीदार भी है। अधिकारों का प्रयोग करते समय ये नागरिकों को अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों की याद दिलाते हैं। अगला महत्व क्या है, मूल कर्तव्य अदालतों को किसी विधि की संवैधानिक वैधता एवं उनके परीक्षण के संबंध में भी सहायता करते हैं। एक 1992 का मामला था जिसमें इस महत्व को स्पष्ट किया गया था। 1992 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि किसी कानून की संवैधानिकता की दृष्टि से व्याख्या में यदि अदालत को पता लगे कि कर्तव्य के संबंध में विधि में प्रश्न उठते हैं तो अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 के संदर्भ में इन्हें तर्क संगत माना जा सकता है और इस प्रकार ऐसी विधि को असंवैधानिकता से बचाया जा सकता है। तो मूल कर्तव्य अदालतों को किसी विधि की संवैधानिक वैधता और उनके परीक्षण के संबंध में सहायता करते हैं। अगला महत्व क्या हो जाता है, अगला महत्व मूल कर्तव्यों के संबंध में आप इससे भी पता लगा सकते हैं, इससे भी स्पष्ट कर सकते हैं कि तत्कालीन विपक्षी पार्टी यानी जो जनता पार्टी थी और उस समय की जो तत्कालीन सरकार थी कांग्रेस सरकार, जिसके द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में इंट्रोड्यूस किया गया था, तो तत्कालीन विपक्षी पार्टी ने मूल कर्तव्यों को जोड़ने पर सरकार का कड़ा विरोध किया गया था। किंतु जब स्वयं जनता पार्टी की सरकार बनी और मोरारजी जी देसाई प्रधानमंत्री बने तो मूल कर्तव्यों की सूची को उन्होंने समाप्त नहीं किया। इससे क्या परिलक्षित होता है, इससे यह परिलक्षित होता है कि संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा जाना आवश्यक है। यह और ज़्यादा स्पष्ट हो गया जब वर्ष 2002 में 86वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया। तो इस तरीके से हमने मूल कर्तव्यों के महत्व को यहाँ पर समझ लिया। अब हम मूल कर्तव्यों की आलोचना के बिंदु देख लेते हैं, यानी अगर इसके कुछ महत्व हैं तो आलोचक मूल कर्तव्यों की आलोचना भी करते हैं। वे कौन सी आलोचनाएँ हैं इसको एक बार देख ले, तभी आप प्रश्न जब आपसे पूछा जाएगा कि मूल कर्तव्यों की आलोचनात्मक परीक्षण करें तो सबसे पहले मूल कर्तव्य की भूमिका को लिखेंगे, फिर इसके महत्व और फिर इसके विपक्ष में तर्क देंगे जो आलोचक कहते हैं, लास्ट में एक निष्कर्ष लिख देंगे तो आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। तो संविधान के भाग 4 का में उल्लिखित मूल कर्तव्यों की निम्नलिखित आधार पर आलोचना की जाती है। जैसे पहला क्या बिंदु है आलोचना का कि मौलिक कर्तव्यों की सूची पूर्ण नहीं है क्योंकि उनमें कुछ अन्य कर्तव्य जैसे मतदान, कर अदायगी, परिवार नियोजन आदि को शामिल नहीं किया गया। तो आलोचक कहते हैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कर्तव्यों की सूची इसमें शामिल होनी चाहिए, जैसे मतदान करने का जो कर्तव्य है वो शामिल हो, लोग जो है टैक्स पे करें, परिवार नियोजन की गतिविधियों को अपनाएं। ये सभी जो कर्तव्य हैं महत्वपूर्ण है, इनको भी कर्तव्यों की सूची में शामिल किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में आलोचक क्या कहते हैं, ये सूची पूर्ण नहीं है, इन्हें सही ढंग से परिभाषित नहीं किया गया है। एक आम नागरिक के लिए मौलिक कर्तव्यों में मौजूद जटिल शब्दों जैसे उच्च आदर्श, सामाजिक संस्कृति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण आदि को समझना कठिन है, और वाकई में ये कठिन है। आपने भी अगर नहीं पढ़ा होगा तो सामाजिक संस्कृति का क्या मतलब होगा, जो मूल कर्तव्यों के कर्तव्य सूची नंबर जो 6 में बताया गया है कि सामाजिक संस्कृति के महत्व को समझे और उसका परिरक्षण करें। तो सामाजिक संस्कृति का क्या अर्थ है, इसको अच्छे से नहीं एक आम नागरिक समझ सकता है। उच्च आदर्श, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ये जटिल शब्द हैं, इनको समझना एक आम नागरिकों के लिए कठिन है। तो आलोचक यही कहते हैं कि इनको सही ढंग से परिभाषित नहीं किया गया। एक आम नागरिक मौलिक कर्तव्यों में मौजूद जो जटिल शब्द हैं उनको अच्छे से नहीं समझ पाता है। तभी तो आइवर जेनिंग्स कहते भी हैं कि जो भारतीय संविधान है वो वकीलों का स्वर्ग है, आम जनता जो है उसको स्पष्ट तरीके से नहीं समझ सकती है। अगला आलोचना का क्या बिंदु है कि अपनी गैर न्यायोचित प्रकृति के कारण आलोचकों द्वारा इन्हें नैतिक आदेश करार दिया गया। वे मानते हैं कि संविधान में इनके होने का कोई विशेष महत्व नहीं है क्योंकि इनका जो क्रियान्वयन है वो न्यायालय के द्वारा नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे में मूल कर्तव्यों की सूची जोड़ देने से संविधान में इसका कोई विशेष महत्व नहीं हो जाता है। ये केवल एक नैतिक आदेश की तरह है, मानना हो तो मानो, नहीं मानना है तो ना मानो। तो ऐसे में आलोचक जो है कहते हैं कि ये गैर न्यायोचित प्रकृति के कारण नैतिक उपदेशों की तरह हैं, इनका कोई संविधान में विशेष महत्व नहीं है। हालांकि स्वर्ण सिंह समिति ने मूल कर्तव्यों को न निभाने पर अर्थदंड व सजा की सिफारिश की थी, और इसी तरह बाद में वर्मा समिति जब बनी थी 1919 में, तो वर्मा समिति के द्वारा भी कुछ मूल कर्तव्यों की पहचान व उनके क्रियान्वयन के लिए कानूनी प्रावधान को लागू करने की सिफारिश की गई थी।
यद्यपि अभी भी मूल कर्तव्यों के लिए कानूनी प्रावधान की व्यवस्था नहीं की गई है, क्योंकि उसके भी अपने अलग तर्क होंगे। इतना बस आपको यहाँ पर याद रखना है कि अभी तक जो मौलिक कर्तव्यों की प्रकृति है वो गैर न्यायोचित है, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। आलोचकों का ये भी कहना है कि संविधान के भाग 4 में इनको शामिल करना मूल कर्तव्यों के मूल्य व महत्व को कम करती है, इसलिए मूल कर्तव्यों को भाग 3 के बाद जोड़ा जाना चाहिए, यानी मूल अधिकारों के बाद जोड़ा जाना चाहिए था, ताकि मूल अधिकारों के ये बराबर और समकक्ष रहते। तो आलोचकों के द्वारा मूल कर्तव्यों को लेकर जो आलोचनाएं की जाती हैं, उन आलोचनात्मक बिंदुओं को हमने देख लिया। अब हम मूल अधिकार और मूल कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को संतुलित करते हैं, इस बारे में अब हम पढ़ेंगे। हमने मूल अधिकारों को देख लिया, उनकी विशेषताएं, उनके महत्व और उनके आलोचनात्मक बिंदु को देखा। उसी तरीके से हमने मूल कर्तव्यों के बारे में देखा, मूल कर्तव्यों की विशेषताएं, महत्व और फिर उनके आलोचनात्मक बिंदु को देखा। अब हम देखेंगे मूल अधिकार और मूल कर्तव्य एक दूसरे से कैसे पूरक हैं, कैसे एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। पहला पॉइंट होगा कि प्रत्येक अधिकारों में दूसरे के अधिकारों का सम्मान करने और उनकी रक्षा करने से संबंधित दायित्व शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए मीडिया को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार मिला है, साथ ही उनका यह कर्तव्य भी है कि वे एक दूसरे की निजता का सम्मान करें। तो अधिकारों को कैसे कर्तव्य बैलेंस कर रहे हैं, उसका पहला पॉइंट क्या है कि हमें अधिकार तो मिले हुए हैं, लेकिन अधिकार कैसे होने चाहिए कि ये व्यक्तिगत न हो, बल्कि हमें दूसरे के अधिकारों का भी सम्मान करना चाहिए, और वो दायित्व मूल कर्तव्यों में स्पष्ट रूप से बताया गया है। उदाहरण के लिए मीडिया को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार मिला है, लेकिन उनका ये भी दायित्व है, ये भी उनका कर्तव्य है कि वे दूसरे की निजता का क्या करें, सम्मान करें। उसी तरीके से अगला है कि विधि का शासन राज्य का उत्तरदायित्व है, लेकिन कर्तव्य यह सुनिश्चित करते हैं कि कम से कम अधिकांश आबादी किसी बाहरी दबाव के बगैर कानून का पालन करे। अधिकारों तथा कर्तव्यों को साथ शामिल किए जाने से लोगों के साथ रचनात्मक जुड़ाव में प्रशासन को सहायता मिलती है। यह शांति और सद्भाव की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक तंत्र के निर्माण में सहायता करता है। उदाहरण के लिए यदि लोग संविधान का पालन करने के साथ ही जो संवैधानिक संस्थाएं होती हैं उनका ईमानदारी से सम्मान करें, तो शांति और सद्भाव को बढ़ावा मिलेगा। जैसा कि मौलिक कर्तव्यों की सूची में जो पहला मूल कर्तव्य है वो क्या कहता है कि हमें राष्ट्र का सम्मान करना चाहिए, और जो राष्ट्र की जो संस्थाएं हैं, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनका आदर करना चाहिए। तो जब वैसे में हम संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करेंगे, ईमानदारी से उनका सम्मान करेंगे, तो ये जो संस्थाएं हैं उनका और हमारे प्रति क्या होगा, सद्भाव बढ़ेगा। तो जब सद्भाव बढ़ेगा तो उनकी जो कार्य करने की जो क्षमता है वो भी बढ़ेगी। तो शांति और सद्भाव की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भी एक तंत्र का निर्माण करती है। यदि संविधान में गरिमामय जीवन जीने का अधिकार है, तो इसे मूर्त रूप देने के लिए पर्यावरण के संरक्षण का दायित्व तो शामिल है। यानी संविधान का जो अधिकार है, जो संविधान आपको अधिकार देता है एक गरिमामय जीवन जीने के लिए, तो अधिकारों के साथ साथ आपका भी दायित्व हो जाता है कि आप उसको मूर्त रूप दें। मूर्त रूप देने के लिए कर्तव्यों की सूची में पर्यावरण का संरक्षण शामिल है, और पर्यावरण आप जानते हैं आपको एक बेहतरीन जीवन जीने का अधिकार देता है। जब तक पर्यावरण को संरक्षित नहीं किया जाएगा तब तक आप गरिमामय जीवन नहीं जी सकते हैं। तो ऐसे में संविधान में गरिमामय जीवन जीने का अधिकार है, तो इसे मूर्त रूप देने के लिए पर्यावरण के संरक्षण का भी दायित्व आपको मिला हुआ है। संविधान हमें शांतिपूर्वक विरोध करने का अधिकार देते हैं, तो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुँचाने के कर्तव्य को भी उल्लेखित करता है। तो संविधान आप जानते हैं कि अगर आप राज्य कोई ऐसा कदम उठाती है जिससे आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो आप शांतिपूर्वक राज्यों के द्वारा उठाए गए उन कदमों का विरोध कर सकते हैं। लेकिन कर्तव्य क्या है कि आप विरोध के समय किसी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो दोनों चीज़ें यहाँ पर एक दूसरे को क्या कर रही हैं, बैलेंस कर रही हैं। यही मूल अधिकार और मूल कर्तव्यों की पूरकता है, एक दूसरे के प्रति यही संतुलन है। मूल अधिकारों व कर्तव्यों की पूरकता इनके क्रियान्वयन के संबंध से भी है। जैसे जहाँ एक और 14 वर्ष की उम्र तक निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करना मूल अधिकार है अनुच्छेद 21 के तहत, वहीं दूसरी ओर अभिभावकों का भी ये मौलिक कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बीच बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए। यानी अधिकार आपको क्या दिया गया है कि आपको अधिकार है कि 14 वर्ष तक आपको निःशुल्क शिक्षा राज्य प्रोवाइड कराए, लेकिन वहाँ कर्तव्य भी जोड़ दिया गया है कि अभिभावकों को भी ये कर्तव्य है, ये उनका दायित्व है कि 14 वर्ष तक की उम्र के बीच बच्चों को शिक्षा के वे समान अवसर उपलब्ध कराए। जहाँ एक और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, तो वहीं दूसरी ओर सर्वधर्म संभाव यानी जो धर्मनिरपेक्ष की जो प्रकृति होती है, जो संस्कृति होती है, कि गौरवशाली परंपरा के संरक्षण का भी दायित्व आपको दिया गया है। तो इस तरीके से मूल अधिकार आपको दिए गए हैं, लेकिन आपको कुछ कर्तव्य भी दिए गए हैं, और जो आपके मूल अधिकारों को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि मूल अधिकार और मूल कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को संतुलित करते हैं। बिना कर्तव्यों के जो मूल अधिकारों की जो सूची है
उसका प्रभावी रूप से क्रियान्वयन नहीं हो सकता है। तो निष्कर्ष में हम लोग लिखेंगे कि कुल मिलाकर मूल कर्तव्यों में महान संतों, दार्शनिकों, समाज सुधारकों और राजनीतिक विशेषज्ञों के कुछ आदर्श, विचार व विश्वास शामिल हैं। ये निरंतर याद दिलाते हैं कि हमारे अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जॉन एफ कैनेडी के विचार को भी ये स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि यह मत पूछिए कि देश आपके लिए क्या कर सकता है, बल्कि यह पूछिए कि आप देश के लिए क्या कर सकते हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने भी जब संविधान में मूल कर्तव्यों को इंट्रोड्यूस किया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि मूल कर्तव्यों का नैतिक मूल्य अधिकारों को कोमल करना नहीं है। यानी मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा जा रहा है तो इसका उद्देश्य मूल अधिकारों को कोमल करना नहीं है, उनको कमतर करना नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक संतुलन बनाते हुए लोगों को अपने अधिकारों के समान कर्तव्यों के प्रति भी सजग रखना है। तो इस तरीके से हमने इस पूरे टॉपिक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा, शानदार तरीके से पढ़ा। जो भी इस टॉपिक के डायमेंशन हो सकते थे, अब चाहे आपसे लॉन्ग प्रश्न पूछे या शॉर्ट प्रश्न पूछे, आप उसका बहुत ही बेहतरीन तरीके से उत्तर दे पाएंगे। हमने इसके सभी डायमेंशन को कवर किया, चाहे वो मूल अधिकारों से संबंधित हो, चाहे मूल कर्तव्यों से संबंधित हो। फिर हमने मूल कर्तव्य और मूल अधिकार एक दूसरे से कैसे पूरक हैं, जो अक्सर आपके प्रश्न आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, उसको देखो। लास्ट में निष्कर्ष देखा। तो आई होप अब आप सभी प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। अभ्यास प्रश्न में आप इसी प्रश्न को जोड़ लीजिए यहाँ पर कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों और मूल कर्तव्यों की सूची को जोड़ा गया है और ये मूल कर्तव्य, मूल अधिकार एक दूसरे के कैसे पूरक हैं, स्पष्ट कीजिए। एक दूसरे के कैसे पूरक हैं, स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है और फिर हमारे पेड ग्रुप में भेजना है, जहां पर आपके उत्तर को चेक किया जाएगा। एक बार मैं फिर से प्रश्न बोल रहा हूं। भारतीय संविधान में मूल अधिकार और मूल कर्तव्यों की उपस्थिति एक संतुलनकारी समन्वय है। टिप्पणी कीजिए, एक दूसरे की पूरक हैं, स्पष्ट कीजिए। तो आप सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर लिखिएगा। बाकी मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। जिसे इस संकल्प बैच से जुड़ना है वो दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकता है। नंबर है 6306473800। फीस इसकी 499 है, जहां पर हम लोग प्रीलिम्स और मेंस 17वीं बीपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। जब तक आप लोग पढ़ते रहें, जहां है वहां सुरक्षित रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आएंगे। इस बार वैकेंसी अच्छी है तो आपको बेहतरीन तरीके से पढ़कर इस बार सिलेक्शन लेना है। मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।